कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रेंतारू को दिखाया जाता है जो कि अपनी 100वीं क्रश को प्रपोज कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे प्रपोज तो कर देता है, लेकिन उसकी क्रश उससे कहते हैं कि रेंतारू तुम वैसे बहुत ज्यादा ही अच्छे लड़के हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ज्यादा केयरिंग भी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ डेटिंग के बारे में सोचती हूँ तो इसी नाम पे मुझे बहुत ज्यादा ही उल्टी आने लग जाती है, इसलिए मुझे माफ कर देना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इस चीज को सुन के रेंतारू अंदर से टूट जाता है और कहता है मैंने आज तक 99 लड़कियों को प्रपोज किया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट भी किया, लेकिन उतना दर्द मुझे तब नहीं हुआ था जितना मुझे आज हो रहा है। और वो इसी दर्द को लेके डायरेक्ट गॉड ऑफ लव के मंदिर में पहुंच जाता है और उनसे कहता है भगवान मैंने कौन से पाप किए थे, क्या मैंने बचपन में कुछ ज्यादा ही चूरन को अपने हथेली में रख के चाट लिया था जिसकी वजह से मेरी लव लाइन गायब हो गई है, प्लीज कुछ करो, मुझे एक गर्लफ्रेंड दिला दो। उसकी इन सब बातों को सुन के मंदिर के दान पात्र में से एक आवाज आती है कि वस्त्र चिंता मत करो, आने वाली कल में तुम्हें 100 गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी। और उसमें से एक बंदा निकलता है, उसे देख के रेंतारू डर जाता है और कहता है ओ चोर, मंदिर का चोर। इस चीज को सुन के वो बंदा रेंतारू से कहता है मैं चोर नहीं हूँ, और ये कह के वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो होता है द गॉड ऑफ लव। उनकी हकीकत देख के रेंतारू उनसे कहता है कि आप कुछ देर पहले क्या कह रही थी, जिस पर गॉड उसे बताते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, जैसे ही तुम हाई स्कूल में पहुंचोगे तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, डायरेक्ट 100 सोलमेट्स मिलेंगी। वैसे तो आम इंसान की सिर्फ एक सोलमेट होती है, कुछ की तो होती भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने 100 सोलमेट्स दी हैं। इसे सुन के रेंतारू को पहले तो कुछ विश्वास नहीं होता, फिर वो उससे पूछता है कि आखिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। इस पे गॉड बोलते हैं कि जब भी तुम अपने सोलमेट के पास होगे या उनसे टकराओगे, वैसे ही तुम दोनों के अंदर एक शॉकवेव जनरेट होगी जिससे तुम दोनों ही पहचान जाओगे कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। इस चीज को सुन के रेंतारू उनकी ओर शक की निगाहों से देखता है और कहता है कि अगर गॉड ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे मंदिर को आग लगा दूंगा। फिर 1 महीने बाद रेंतारू अपने हाई स्कूल में जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करता है। उसके बाद वो अपनी क्लासरूम को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। उन लड़कियों से टकराते ही उसके साथ गॉड का बताया हुआ फिनोमिना होता है और उन तीनों को ही शॉक लगता है, जिससे कि रेंतारो समझ जाता है कि ये दोनों मेरी सोलमेट्स है। तो रेंतारो उन दोनों को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक लड़की रेंतारो को देखते ही अपने पैरों में मोच आने का बहाना बनाने लगती है और रेंतारो से कहते हैं कि मेरे पैरों में मोच आ गई है, क्या तुम मुझे नर्स ऑफिस तक छोड़ दोगे। तो रेंतारो उसकी मदद करने के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाता है कि तभी पीले बाल वाली लड़की भी उससे कहते हैं कि मेरे भी पैर में मोच आ गई है, प्लीज मुझे भी ले चलो। और ये कहते ही वो दोनों ही लड़कियां रेंतारो से चपक जाती हैं। इस पर रेंतारो को बहुत ज्यादा ही मजा आती है क्योंकि भैया उसका बचपन का सपना जो था। फिर वो तीनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर पिंक बाल वाली बताती है कि मेरा नाम हनाजो है और पीले बाल वाली बताती है कि मेरा नाम किंडा है। ये दोनों ही 4A क्लास से होती हैं, जिस क्लास में हमारा रेंतारो भी बढ़ता है। तभी उनके बगल से कुछ लड़कियां निकलती हैं और वो बात कर रही होती है 4 लीफ फ्लावर के बारे में कि अगर कोई इसे देते हुए किसी से डेट के लिए पूछता है तो वो 100% सक्सेस होगा। ये सुन के किंडा और हानाजो इस फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम छुट्टी की सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो घर जाते हुए उन्हीं दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है जहाँ पर हानाजो और किंडा 4 लीफ फ्लावर को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देख के रेंतारो सोचता है कि ये लोग मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वो उन लोगों के पास जाता है और उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी लाया होता है। वो यहाँ पर किंडा को उस कोल्ड ड्रिंक को ऑफर करने लगता है। इस पे किंडा बहुत ज्यादा ही शर्माती है, तो उसको शर्माते हुए देख के रेंतारो उससे कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही जल्दी हो गया है ना। इस पे किंडा कहती है ऐसा कुछ नहीं है और उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक लेते हुए कहती है मैं इसे पी लूंगी और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। तभी पीछे से हानाजो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, तो रेंतारो उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करता है। इस पे हानाजो अपना IQ नंबर 160 लगाती है और रेंतारो से कहती है कि तुम्हें पता है ना ये ड्रिंक बहुत ज्यादा ही है, मुझसे ये खत्म नहीं हो पाएगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इस पे हमारा बंदा कुछ नहीं सोचता और डायरेक्ट पी लेता है। और जब तक उसे समझ आता है कि भैया ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, तब तक वो उस ड्रिंक को हानाजो को दे चुका होता है। यहाँ पर हानाजो भी उसे पीने वाली होती है कि वो बहुत ज्यादा ही नर्वस होती है। तभी वो ड्रिंक उसके हाथों से जमीन पे गिर जाता है। इस पे हानाजो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मैंने रेंतारो को बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया है। तभी रेंतारो उसके पास आता है और उसे रुमाल देते हुए कहता है अपनी स्कर्ट को पोंछ लो। इतना सुनता ही हानाजो से रहा नहीं जाता है और वो रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है और उसे खुला प्रपोज कर देती है। अब पहली बार किसी लड़की से प्रपोजल सुन के हमारा बंदा खुशी में रोने लगता है और वो यहाँ पर हानाजो से कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर इंडा आ जाती है और वो आते के साथ ही साथ हानाजो के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमसे किसने कहा था इतनी जल्दी जल्दी करने के लिए।
और फिर वो रेंतारो से कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम मेरे पीछे घूमते रहते हो, चिंता मत करो, अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हूँ। इस पे रेंतारो कहता है, यार अभी तो मिले हम, मैं कब इसके पीछे पीछे घूमा। फिर इंडा हिम्मत जुटाते हुए रेंतारो को प्रपोज कर देती है और उसे अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों ही रेंतारो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम हम दोनों में से किसे चुनोगे। ये चीज सुन के रेंतारो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तो फिर वो गॉड ऑफ लव के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर किसी इंसान की 2 सोलमेट हो तो उसे क्या करना चाहिए। इस पे गॉड से कहते हैं कि वैसे तो इंसानों की सिर्फ एक ही सोलमेट होती है, लेकिन तुम्हारे केस में कुछ उल्टा ही है। जब मैं तुम्हारी जन्म कुंडली लिख रहा था तब मैं जीनियस ओटाकू की इची एनिमे एक्सप्लेनेशन देख रहा था, जिसकी वजह से मैं बहक गया और मैंने गलती से तुम्हारी जन्म कुंडली में एक सोलमेट की जगह 100 सोलमेट लिख दी। इस चीज को सुन के रेंतारो रोने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी के एल लगा दिए। फिर गॉड उसे बताते हैं कि जब सोलमेट एक दूसरे से मिल लेते हैं तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, वो शायद मर भी सकते हैं। इस पर रेंतारो से कहता है कि इसका मतलब ये है अगर मैं उन दोनों में से किसी एक को चुनता हूँ तो दूसरी मारी जाएगी। इस पर गॉड कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ पर रेंतारो की मुसीबतें और बढ़ जाती है और वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक को प्रपोज कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मैंने दूसरी को रिजेक्ट कर दिया है, और फिर मैं दूसरी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने पहली वाली को रिजेक्ट कर दिया है, और कैसे भी करके मैं उन दोनों को हैंडल कर लूंगा। फिर अगले दिन रेंतारो उन दोनों के सामने खड़ा होता है और उनके सामने झुक के कहता है, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। यहाँ पर वो मन में कहता है कि मुझे पता है कि किसी से अपनी दिल की बात कहना कितना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इन दोनों को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं तुम दोनों में से किसको चुनूं, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो और मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी जेब में से 4 लीफ फ्लावर्स को निकालता है और उन दोनों को देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो इतना ज्यादा गंदा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसने पूरी रात इन 4 लीफ फ्लावर्स को ढूंढा है। इसे देख के इंडा कहती है, तुम्हें क्या लगता है इन बचकानी हरकतों से मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा नहीं होगा। इस पर रेंतारो कहता है कि मैंने इसे इसलिए ढूंढा, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। इस चीज को सुन के उन दोनों के नाक में से खून निकलने लगता है और हैनोजो और रेंतारो से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करूंगी। और ये कहते ही वो उसके चिपक जाती है। उसे चिपका हुआ देख के इंडा भी उसके पास आती है और डबल डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे देख के हानुजा उससे कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी डबल डेट के लिए मान जाओगी। जिस पर वो कहती है कि मैं डबल डेट के लिए नहीं मानी, लेकिन मैं डेट के लिए मानी हूँ। अब यहाँ से रेंतारो की हेरमिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेंतारो अपने फेवरेट पोल से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इंडा और हाजनुआ आ जाते हैं। यहाँ पर हाजनु रेंतारो के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, रेंतारो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि वाओ, ये कितना ही ज्यादा सॉफ्ट हाथ है, मजा ही आ गई। फिर रेंतारो आगे बढ़ के इंडा का हाथ पकड़ लेता है। इंडा का जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, इंडा का यहाँ पर सिस्टम हिल जाता है। फिर वो तीनों ही एक दूसरे को फील करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, तभी रेंतारो एक लड़के को भागते हुए देखता है जिसके पीछे वाइस प्रिंसिपल पड़े होते हैं। यहाँ पर हमें वाइस प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि अगर वाइस प्रिंसिपल को कोई भी बच्चा हॉल में भागता हुआ दिखता है तो वो उसे पकड़ लेती है और उसे फ्रेंच किस करती है, जो कि मेंटली और फिजिकली बहुत हैवी वाला टॉर्चर होता है। इसी बात के बीच में हाजुनुआ रेंतारो से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? इस पर रेंतारो कहता है कि मैंने किस नहीं किया है, क्योंकि तुम ही लोग मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। इस चीज को सुन के हाजुनुआ और इंडा के दिमाग में एक प्लान आता है कि जो सबसे पहले रेंतारो को अप्रोच करेगा वही सबसे पहले उसे किस भी करेगा। फिर हमें लंच ब्रेक की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वो सब लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। लंच करने के बाद हाजुनुआ रेंतारो को किस करने के लिए एक चॉकलेट निकालती है और उससे कहती है कि चलो इस चॉकलेट को हम दोनों साथ में खाते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पर माहौल बनने ही वाला होता है कि बीच में कबाब की हड्डी बन के इंडा टपक पड़ती है और वो रेंतारो की आंखों में चॉकलेट घुसा देती है, जिसकी वजह से रेंतारो के बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। तो फिर वो उसकी आंखों को ठीक करने के लिए CPR देने लगती है। अभी उन दोनों के बीच में कुछ होने ही वाला होता है कि तभी हाजुनुआ अपने बलून से इंडा के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे इंडा दूर हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई दंगे को देख के रेंतारो उनसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम लोग मुझे किस करना चाहते हो ना। इस चीज को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा ही एम्बेरेस हो जाते हैं। तो रेंतारो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और वो यहाँ पर उन्हें एक प्लान बताता है जिससे कि उन दोनों को नहीं पता चलेगा कि रेंतारो ने सबसे पहले किसे किस किया। फिर वो उन दोनों को अपना प्लान बताता है और कहता है कि तुम दोनों को उस स्पॉट पे जाके खड़े हो जाना है और हम तीनों ही आंखें बंद करके रखेंगे और अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेंगे जिससे कि हमें कुछ सुनाई ना दे। फिर मैं डाइस फेंकूंगा, अगर इवन नंबर आया तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, अगर ऑड
नंबर आया तो मैं राइट में जाऊंगा, इससे तुम दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको सबसे पहले गेस किया। इस प्लान को सुन के हानाजो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम तो ब्रिलियंट हो। उसके बाद यहाँ पर पहले ट्राई में रेंतारू हेजुनुको के बॉल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पहला ट्राई तो फेल हो जाता है। फिर दूसरी ट्राई में एक बिल्ली इंडा के खजाने के साथ खेलने लगती है, तो इंडा को लगता है कि ये रेंतारू कर रहा है और वो रेंतारू की तीसरी टांग पे लात मार देती है। इसके बाद ये लोग बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। फिर तंग आके इंडा कहते हैं कि ये प्लान ही बेकार था। इस पे हानाजो कहते हैं कि तुम मेरे रेंतारू से ऐसा नहीं कह सकती हो, तो इंडा कहती है नहीं वो मेरा है, और इन दोनों ही में बहस होने लगती है। इससे परेशान होके रेंतारू उनसे कहता है कि गलती इस प्लान में नहीं है, मुझ में ही गलती है, मैं लायक ही नहीं हूँ। और वो ये कहते हुए वहाँ से भाग के नीचे की ओर जाने लगता है और कस के वाइस प्रिंसिपल को बुलाता है और डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले केस उन्हें ही देगा। अब भैया वो भाग रहा था तो वाइस प्रिंसिपल के तो आना था ही, तो वो पीछे से फिश की तरह भागते हुए आती है और रेंतारो के ऊपर चढ़ जाती है। वो उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी इंडा उन्हें पीछे से पकड़ लेती है और इधर हानाजो खिड़की खोल के सबको बताने लगते हैं कि मैंने छिचोरी आंटी को पकड़ लिया है, जल्दी से आओ सब लोग। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल वहाँ से भाग जाती है। उसकी इस हरकत को देख के दोनों लड़कियां उससे कहती हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों लड़ो। इसे सुन के वो दोनों कहते हैं कि ठीक है हम दोनों नहीं लड़ेंगे, तुम चाहो तो इसे किस कर सकते हो। और वो दोनों एक दूसरे की ओर उंगली करने लगते हैं। अब रेंतारो उन लोगों को अपना सैक्रिफाइस करते हुए देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन दोनों को गले से लगा लेता है। तभी उसको थ्रीसम करने का आइडिया आता है। हाँ आप सही सुन रहे हैं, थ्रीसम। और फिर वो उन दोनों को लेके जाता है छत पे और उन्हें बताता है कि आखिर हम लोगों को थ्रीसम कैसे करना है। उन तरीकों को सुन के पहले तो वो दोनों बहुत ज्यादा ही शर्मा जाते हैं और फिर कुछ नया करने की चाह में मान जाते हैं और फिर यहाँ पर थ्रीसम स्टार्ट हो जाता है। ये वो वाला थ्रीसम नहीं है भैया, ये वाला थ्रीसम था, कुछ और मत समझो। फिर अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वो तीनों लाइब्रेरी में जाती है। यहाँ पर हाजुनुआ एक कुकिंग बुक निकालती है ताकि वो उससे रेंतारू के लिए कुछ खाना बनाए और उसे इम्प्रेस कर सके। उसी बुक को इंडा भी पढ़ रही होती है। तभी हाजुनुआ उससे कहती है कि जाओ जाओ दूसरी बुक को पढ़ो जाके, इसमें मत घुसो। और उन दोनों के बीच में वापस से लड़ाई होने लगती है। इसे देख के रेंतारू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को अब हर चीज शेयर करनी चाहिए, और ये कह के वो अपने लिए एक बढ़िया सी बुक ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे अपनी एक बुक मिल ही गई होती है, तो वो बुक शेल्फ के पास जाके उस बुक को निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात अपनी थर्ड सोलमेट से होता है। एक दूसरे को देख के उन दोनों को शौक लगता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। उस लड़की का नाम सुजुका होता है। वो एक नंबर की इंट्रोवर्ट होती है और वो दूसरों से बात करने के लिए बुक का सहारा लेती है। वो यहाँ पर रेंतारो को बताती है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है। इसके बाद वो रेंतारो से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो रेंतारो उसे इशारों में बताता है कि उसे एक रोमांटिक नोवेल चाहिए और वो उससे कहता है कि क्या वो उसके लिए एक अच्छी सी नोवेल को रिकमेंड कर सकती है। इतना सुनते ही सुजुका उसके लिए बहुत सारी रोमांटिक नोवेल्स को ले आती है। उन्हें देख के रेंतारो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तो सुजुका उससे माफी मांगती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें इनमें से जो अच्छी लगे तुम उसे ले सकते हो। लेकिन रेंतारो अपनी सोलमेट का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं इन सारी बुक्स को ले लेता हूँ। और वो अपनी बुक्स को लेके रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है इशू कराने के लिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे बुक लेने के लिए मना कर देती है क्योंकि रेंतारो का अभी तक लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना होता है और कार्ड को बनने में 1 हफ्ता लग जाएगा। इस बात को सुन के रेंतारू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे उदास देख के सुजुका से रहा नहीं जाता और वो उसे अपनी पर्सनल बुक दे देती है पढ़ने के लिए, जिसका नाम लव सर्कल होता है। उसे लेके रेंतारू सुजुका से थैंक यू कहता है। फिर हम रेंतारू के घर की सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारू उसी बुक को पढ़ रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बुक एक प्रिंसेस और नाइट के बीच की लव स्टोरी होती है। इसमें एक बार जब प्रिंसेस के ऊपर ड्रैगन अटैक कर देता है तभी बीच में नाइट आके प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन उससे लड़ाई करने की वजह से नाइट भी बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। तो प्रिंसेस उसे अपनी मैजिक से हील कर देती है और तभी इन लोगों की आंखें टकराती हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नाइट को पता चलता है कि प्रिंसेस की शादी किसी प्रिंस के साथ तय हो गई है और उसका बहुत गंदा वाला कट चुका है। इसी के साथ पहला चैप्टर बुक का खत्म हो जाता है और यहाँ पर रेंतारो अपनी लाइफ को इस बुक से रिलेट करने लग जाता है। अगले दिन हम सुजुका को देखते हैं जो कि अपने साथ सर्कल लव स्टोरी का सेकंड पार्ट भी लाई होती है, लेकिन वो रेंतारो को देने के लिए थोड़ा सा शर्मा रही होती है। तभी रेंतारो उसके पास आ जाता है,
उसको बुक देने के लिए। यहाँ पर रेंतारो की नजर उसके बैग पे पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि सुजुका उसके लिए सेकंड पार्ट भी लाई हुई है। तो वो उससे कहता है कि मुझे भी सेकंड पार्ट चाहिए, तो सुजुका उसे दे देती है। और यहाँ पर रेंतारो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ उसके आगे की कहानी जानने के लिए। फिर यहाँ पर रेंतारो सुजुका को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए ले जाता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठ के बुक के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन की सीन देखते हैं, जहाँ पर अब सुजुका रेंतारो के लिए उस बुक का पार्ट 3 भी लाई होती है और वो उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन रेंतारो उस दिन उसके पास आता ही नहीं है। फिर वो अगले दिन भी इंतजार करती है, लेकिन रेंतारो फिर भी नहीं आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर हम लोगों के निब्बा और निब्बियों पे पड़ती है, जो कि भैया थ्रीसम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं खुलेआम। उन दोनों को थ्रीसम की प्रैक्टिस करते हुए देख के सुजुका बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है और मन में कहती है कि मैं इतना एक्सपेक्ट ही क्यों करती हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। जब मैं छोटी थी तब लोग मुझे बहुत बुली किया करते थे, क्योंकि मैं हमेशा बुक से चिपकी रहती थी, किसी से बात ही नहीं किया करती थी। और मेरी मॉम भी मुझसे कहा करती थी कि मैं बात क्यों नहीं करती हूँ, मैं बुक का सहारा क्यों लेती हूँ बात करने में। और आज मेरे साथ यही हो रहा है, रेंतारो भी मुझसे दूर हो गया है। और ये कह के वो रोने लगती है। इसके बाद हम सुजुका को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर वो आराम से बैठी होती है। तभी उसे ढूंढते हुए रेंतारो लाइब्रेरी में आता है और उसे देख के उससे उसका मोबाइल मांगता है। फिर उसके मोबाइल में वो टेक्स्ट स्पीच नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और उसे बताता है कि अगर इस सॉफ्टवेयर में तुम किसी लेटर को टाइप करती हो तो वो वॉइस बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद वो उसके मोबाइल में सर्कल लव स्टोरी की ई बुक्स को भी डाउनलोड कर देता है, ताकि वो उसकी मदद से आसानी से रेंतारो से बात कर सके। यहाँ पर सुजुका रेंतारो से कहती है कि सर्कल लव स्टोरी का तो ई बुक्स अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि रात भर रेंतारो ने खुद सर्कल लव स्टोरी के एक एक वर्ड को अपने मोबाइल में टाइप किया है। अब रेंतारो सुजुका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लोगों से बात करने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये काम भी आसान कर दिया है, चलो अब मुझसे बात करूं। तो फिर सुजुका उससे आई लव यू कह देती है और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो मेरे दिल में था मैंने तुम्हें बता दिया है। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी रेंतारो उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी उससे आई लव यू 3000 कह देता है। इसके बाद रेंतारो सुजुका को लेके अपनी 2 निब्बियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड। रेंतारो की नई गर्लफ्रेंड को देख के इंडा को तो दिमाग फिर जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन हैनाज़ो अलग मस्त। वो कह रही वाओ रेंतारो तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम हमारे लिए एक और दोस्त को ले आए हो। इस पे इंडा उसे ही चिल्लाने लगती है और कहती है पागल हो क्या, देख नहीं रहे हो ये हमारी सोतन को ले आया है। इस पे हैनाज़ो उससे कहती है अरे देख नहीं रहे हो, उसने अपना एक नया लव ढूंढ लिया है, लेकिन उसने हमें छोड़ा नहीं है, ये कितना ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। फिर उन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं। यहाँ पर रेंतारो उन तीनों की खासियत बताने लगता है, जो कि रेंतारो को बहुत ज्यादा ही क्यूट लगते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि सुजुका जब कोई बुक पढ़ रही होती है तो अगर कोई अच्छा सीन आता है तो उसके पैरों का रिएक्शन बहुत ज्यादा ही क्यूट हो जाता है। और दूसरी ओर हानाज़ो जब कुछ सोच रही होती है तो वो अपने होठों के बीच में अपनी उंगली दबा लेती है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा ही मस्त लगने लगती है। इस चीज को सुन के हानाज़ो बहुत ज्यादा ही शर्माने लगती है और कहती है क्या मैं ऐसे करती हूँ। फिर वो यहाँ पर इंडा के बारे में बताता है कि इंडा को तारीफ कराना बहुत ज्यादा ही पसंद है। जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो अपने बालों को उंगलियों से घुमाने लगती है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा ही क्यूट लगती है। अपनी अपनी तारीफ सुन के वो तीनों शर्म के मारे लाल हो जाती हैं और कहने लगते हैं कि रेंतारो हमारी कितनी ज्यादा केयर करता है। तभी रेंतारो कहता है कि जब हम तीनों ने किस किया था तभी ये तीनों बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। अब किस का टॉपिक सुन के सुजुका उससे पूछती है क्या तुम लोगों ने किस कर लिया है, जिस पर वो कहता है हाँ। इस चीज को सुन के सुजुका बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। तो हानाज़ो उससे कहती है क्या तुम्हें भी करना है क्या, जिस पर वो कहते हैं नहीं मैं शादी से पहले पूरी पवित्र रहना चाहती हूँ। इस पर रेंतारो कहता है कि ठीक है जब तुम तैयार हो जाओगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इंडा और हानाज़ो रेंतारो को खाना खिलाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सुजुका शांति से बैठ के अपना खाना खा रही होती है। इस पर रेंतारो को लगता है कि सुजुका अभी हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उदास बैठी हुई है। इसलिए उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो एक गेम के द्वारा इन तीनों को एक साथ करेगा। फिर वो कुछ कार्ड्स को निकालता है और उन्हें गेम का रूल बताता है और कहता है हम लोग कार्ड गेम खेलेंगे, जो जीता वो हारने वाले को गुदगुदी करेगा। यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और पहला मैच हमारा रेंतारो जीत जाता है और हारने वाली होती है इंडा। तो रेंतारो कहता है चलो मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगा। यहाँ पर इंडा कहती है कि तुम मुझे गुदगुदी कर ही नहीं पाओगे, मैं हंसूंगी नहीं, लेकिन वो ये कहते हुए खुद हंस रही होती है। फिर रेंतारो उसकी गुदगुदी करने लगता है। जब वो उसकी गुदगुदी कर रहा होता है उसका फील लेते हुए इंडा यहाँ पर बहुत अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अब आप उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि कैसी आवाज निकाल रही होगी। और फिर स्टार्ट होता है राउंड नंबर 2, जिसमें हमारा रेंतारो वापस से जीत जाता है और हारने वाली होती है हानाज़ो। यहाँ पर हानाज़ो
गुदगुदी करवाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो अपना ऊपर का माला खोलने लगती है, लेकिन भैया कंट्रोल में आ जाती है और फिर रेंतारू अपनी जालिम से हाथों से उसको गुदगुदी करता है, जिसके वो फुल टू फुल मजे लेती है। अभी स्टार्ट होता है थर्ड राउंड, जिसमें कि रेंतारू वापस से जीत जाता है और हारने वाली सुजुका होती है। यहाँ पर वो सुजुका के गुदगुदी कर रहा होता है, लेकिन सुजुका ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती है। वो अपने मोबाइल से ही बात करते हुए कहती है कि वाह मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आ रही है। और यहाँ पर रेंतारू उसको बहुत ज्यादा ही गुदगुदी करने लगता है और उन दोनों को इतना ज्यादा करीब देख के इंडा और हनाजो बहुत ज्यादा ही जल रही होती है और कहते हैं कि अब तो हमें जीतना होगा। लेकिन इस बारी सुजुका जीत जाती है और रेंतारू हार जाता है। यहाँ पर सुजुका रेंतारू को सिर्फ उंगली से टच कर रही होती है और उसी में रेंतारू उससे कह रहा होता है कि ओह मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आ रही है और गुदगुदी करो मेरे। अब उन दोनों को ऐसा करते हुए देख के यहाँ पर हनाजो सोचने लगती है कि सुजुका का शाय और डरपोक नेचर रेंतारू को बहुत ज्यादा ही पसंद है। अगर मैं भी ऐसा करूँ तो शायद मैं उसके सामने बहुत ज्यादा ही क्यूट लगूंगी, लेकिन सुजुका बहुत ज्यादा ही नेचुरल रहती है, मुझ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं क्या करूँ। तभी रेंतारू उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने आज इतना हंस लिया है कि मुझे अब टॉयलेट जाना पड़ेगा, इसलिए मैं रेस्टरूम जाता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रेंतारू के वहाँ से जाने के बाद इंडा शिजुका से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मैंने देखा है कि तुम हमारे सामने रेंतारू से दूर रहने की कोशिश करती हो। तुम रेंतारू को गुदगुदी करना चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बताओगी ऐसा क्यों। तभी हनाजो उससे कहती है कि शायद वो तुमसे डर गई होगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही डरावनी दिखती हो। इस पर इंडा कहती है मैंने कभी किसी से कुछ कहा है जो मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ। तभी सुजुका उससे कहती है मुझे डर लगता है। ये बात सुन के इंडा कहती है क्या मैं सही में डरावनी हूँ। इस पे वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों की बराबरी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों ही मुझसे बहुत ज्यादा ही बेहतर हो। इस पर इंडा उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही बेहतर हो, तभी तो रेंतारू ने तुम्हें पसंद किया है। इस पर इंडा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, तभी तो रेंतारू ने तुम्हें पसंद किया है। और वो ये कह के सुजुका से माफी मांग लेती है, जिससे कि इन तीनों के बीच के गिले शिकवे सारे मिट जाते हैं। इधर हम रेंतारू को देखते हैं जो कि उन तीनों को छुप के देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसने जानबूझ के बहाना बनाया था टॉयलेट जाने का और वो इन लोगों को देखना चाहता था। इधर वो रोने लगता है और फिर उन लोगों के पास जाता है। तभी इंडा उसके पास आती है और उससे कहती है कि सुजुका को एक और चांस मिलना चाहिए, वो उंगली वाली चांस मानी नहीं जाएगी। फिर सुजुका उसके पास आती है और हिम्मत जुटाते हुए उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हें किस करना है और उससे कहती है कि वो शुद्ध शाकाहारी वाली बात झूठी थी। इस पर रेंतारू कहता है हाँ मुझे पता थी कि तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद रेंतारू सुजुका को किस कर लेता है। उन दोनों को किस करते हुए देख के हनाजो का भी मूड बन जाता है, तो वो भी उससे कहती है कि मुझे भी, और यहाँ पर रेंतारू उसे भी किस कर लेता है। अब उन दोनों को देखते हुए यहाँ पर इंडा की बारी आती है। इंडा जहाँ पर पहले ज्ञान पेल रही थी सुजुका से कि कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, वो तुम्हारा ही माल है, पर वो खुद शर्मा रही होती है। लेकिन रेंतारू को तो पता है कि उसकी हर एक गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए, तो वो इंडा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना है और वो उसके किस कर लेता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे बच्चों का टेस्ट का रिजल्ट निकल रहा होता है और सब लोग भीड़ बना के बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर रेंतारू गायब होता है। यहाँ पर सुजुका उन दोनों से पूछती है क्या सही में रेंतारू अपने मोबाइल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रेंतारू उन लोगों से कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से क्लासरूम से अपने मोबाइल को लाना होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो पूछती है कि आखिर उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो बोलता है कि तुम तीनों की फोटो है उसमें, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी बात को सोच सोच के वो लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती हैं। तभी हमें रेंतारू को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल को लेने के लिए क्लासरूम में जा रहा होता है और हम देखते हैं कि क्लासरूम में एक लड़की जिसका नाम एआई है वो अकेले ही बैठी होती है। तो रेंतारू उसे देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें टेस्ट का रिजल्ट नहीं देखना है, जिस पर वो कहती है ये सब समय की बर्बादी होगी क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं इस स्कूल में टॉप करने वाली हूँ। ये कहते ही वो रेंतारू की तरफ देखती है। जैसे ही वो रेंतारू की तरफ देखती है तो उन दोनों को शॉक लगता है, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाता है कि ये लड़की रेंतारू की फोर्थ वाइफू है। यहाँ पर रेंतारू सोचने लगता है अब तो ये मेरी माल है तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ और उससे कहता है कि अरे चलो अपना रिजल्ट देख लेना। लेकिन वो यहाँ पर रेंतारू को भाव नहीं देती और कहती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर हमारा बंदा निराश होके अपने रिजल्ट को देखने जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेंतारू के ग्रुप में हेनाजो फर्स्ट आई होती है और सुजुका सेकेंड, लेकिन इंडा और रेंतारू दोनों ही लास्ट आए होते हैं। यहाँ पर रेंतारू देखता है कि एआई ने पूरे स्कूल में टॉप किया होता है। फिर रेंतारू अपनी तीनों गर्लफ्रेंड से एआई के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि एआई बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो हर बार टॉप करती है। इसके बाद हमें
बायोलॉजी लैब की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा होता है और रेंतारो की प्रैक्टिकल पार्टनर एआई होती है। यहाँ पर उन लोगों को प्याज के छिलके की माइक्रोस्कोपिकल पेंटिंग बनानी होती है। तो रेंतारो माइक्रोस्कोप लेने के लिए चला जाता है। जब वो माइक्रोस्कोप लेके वापस आता है तो वो देखता है कि एआई ने बुक में से देख के ही पेंटिंग बना ली होती है। तो रेंतारो कहता है कि हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि जब साइंटिस्ट ने बुक में ये सब लिखा है तो हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। इस पर रेंतारो मन में सोचने लगता है कि ये तो सही में एआई की तरह है और फिर वो प्याज के छिक्कल को ब्लेड से काटने लगता है। तभी उसकी उंगली भी कट जाती है तो वो अपने हाथ को पानी से धोता है। इस पर एआई उससे कहती है कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें जलन होगी, और उसकी उंगली को पकड़ के अपने मुंह में डाल लेती है और कहती है सलाइवा में एंटी माइक्रोजन होते हैं जो कि तुम्हारी चोट को जल्दी से हील कर देंगे। इसके बाद बायोलॉजी की क्लास खत्म हो जाती है और रेंतारो और एआई साथ में क्लास की ओर जा रहे होते हैं। तभी रेंतारो उसकी मदद करने के लिए एआई को थैंक यू कहता है और उससे कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि ये सब टाइम वेस्टिंग है। इस पर रेंतारो से समझाता है कि क्या लोगों के साथ घूमना टाइम वेस्टिंग नहीं होता है, हमें एंजॉय करना चाहिए, अपने जीवन को खुल के जीना चाहिए। इस पे वो कहती है ये सब बकवास है, इससे तुम्हारे एकेडमी के स्कोर नहीं बढ़ते हैं। इस पे वो कहता है कि एकेडमी हर चीज नहीं होती है, इंसान को अपने जीवन को खुल के जीना चाहिए और मजे करने चाहिए। इस पे वो उससे कहती है कि लोगों से ऐसा बहस करना गलत है, तुम ऐसे नहीं कर सकती, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब हम एआई को देखते हैं जो कि अपने घर में पढ़ रही होती है, लेकिन वो रेंतारो की वजह से पढ़ ही नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार रेंतारो ही आ रहा होता है। तो वो उसके पास से ध्यान हटाने के लिए व्हाइट बोर्ड में कुछ नंबर्स को लिखने लगती है। व्हाइट बोर्ड जैसे ही भर जाता है तो वो पेजेस से नंबर्स को दीवार में लिखने लगती है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से रेंतारो का भूत जाता ही नहीं है। मतलब लड़की को सही में रेंतारो से प्यार हो गया होता है। तो वो अगले दिन डायरेक्ट रेंतारो के पास जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। वो सोचती है कि शायद रेंतारो उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन रेंतारो तो इसी बात के लिए बैठा हुआ था। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। ये सुनकर रेंतारो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। इस पे एआई उसे बताती है कि मैं वैसे भी इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ, क्योंकि प्यार का मतलब होता है शादी करना, फिर बच्चे करना, ये सब बेकार होता है और मेरे लिए ये सब टाइम वेस्टिंग है। पर रेंतारो एआई के लिए अपनी फीलिंग्स को भुलाने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि इससे पहले भी मैं 100 बार रिजेक्शन का सामना कर चुका हूँ और एक बार फिर रिजेक्ट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसीलिए तुम मुझे एक दिन दो, अगर मैं तुम्हारा इरादा नहीं बदल पाया तो मैं हार मान जाऊंगा। इस पर एआई मान जाती है। फिर अगले दिन वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलते हैं जहाँ पर रेंतारो का गोल क्लियर था, उसे एआई को महसूस कराना था कि जिन लोगों को वो पसंद करती है या उनसे प्यार करती है उनके साथ भी समय बिताना कुछ महत्व रखता है। फिर वो दोनों पार्क में कई अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कि हॉर्स राइड, हॉन्टेड हाउस, भूल भुलैया। पर एआई को इनमें से कुछ पसंद नहीं आता है और वो सोच रही होती है कि लोगों को इनमें क्या एंटरटेनमेंट मिल सकता है। इसके बाद वो दोनों फ्रांस व्हील में जाते हैं जहाँ पर रेंतारो को एआई का चेहरा देखकर समझ आता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो वो उसके बगल में बैठ जाता है और उसे शांत करने के लिए उसके हाथों के ऊपर हाथ रख देता है, पर एआई अपना हाथ हटा के उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है और वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर शाम को वो दोनों एक जगह बैठकर फोटोज को देख रहे होते हैं जो कि उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में खींची होती हैं। रेंतारो एआई से पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। एआई उससे कहती है कि मुझे मजा तो आया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद रेंतारो उससे कहता है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आज का दिन तुम्हारा बेकार कर दिया, इसीलिए भूल जाओ कि आज का दिन कभी आया भी था। और ये कहकर वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और अपनी सारी फोटोज को जलाने लगता है। तभी एआई को वो सारे पल याद आने लगते हैं जो कि उसने आज रेंतारो के साथ बिताए थे। तो वो रेंतारो से उन फोटोज को छीन लेती है। ये देखकर रेंतारो उससे कहता है तुमने आज जो भी किया है वो साबित करता है कि तुमने आज एक ऐसी चीज पाई है जिसे कि तुम कभी भी खोना नहीं चाहोगी। रेंतारो की इन बातों को सुन के एआई की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपनी सच में रेंतारो को प्रपोज कर देती है और उसे एक किस दे देती है। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो एआई को अपनी महिला मंडली से मिलवाता है जहाँ पर वो लोग उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन हनाजो रेंतारो से नाराज होती है क्योंकि वो अकेले अकेले डेट पे चला गया और उन लोगों को लेके नहीं गया। इस पे रेंतारो कहता है कि अगली छुट्टी में हम सब कहीं घूमने के लिए जाएंगे। हनाजो कहती है कि हम लोग वाटर पूल जा सकते हैं। फिर सीन कट होता है और हम किंडा को देखते हैं जो कि स्विमिंग सूट खरीदने के लिए एक शॉप में आई होती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे
उसे एक क्यूट सा स्विमिंग सूट पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसे खरीदने के लिए झिझक रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उस पर अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी वो उसे खरीद लेती है क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कुछ भी पहने, रेंतारू हमेशा उसकी तारीफ करता है और उस दिन भी करेगा। और फिर हम डेट वाले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर तीनों लड़कियां बहुत मस्त वाले स्विम सूट पहन के आई होती हैं और क्या दिख रही होती है। भाई बस करो यार अपनी ठरक पंदूरा के, अब किंडा की तरफ बढ़ते हैं। किंडा यहाँ पर अपनी स्विमिंग पूल सूट पहन के आई नहीं होती है, वो एक रेनी सूट पहन के आई होती है। इसे देख के हमारे बंदे के सारे अरमान पानियों में बह जाते हैं। फिर किंडा उन्हें बताती है कि उसे ठंड लग रही है, तो सब लोग बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं और एआई उससे कहती है कि तुम्हें अभी धूप तापनी चाहिए, तो किंडा धूप तापने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब इन लोगों को किंडा के बिना ही स्विमिंग करने जाना पड़ता है, तो वो सबसे पहले रिवर में जाते हैं जहाँ पर सुजुका अपनी फ्लोटिंग बलून में घूम रही होती है। इधर हैनाजो पानी के फ्लो का बहाना बना के रेंतारो के करीब आ जाती है और उससे चिपकने लगती है। तभी वहाँ पर एआई आ जाती है और रेंतारो का हाथ पकड़ के अपने बलून्स के ऊपर रख देती है और उसे दबाने लगती है। ये देखकर हैनाजो भी यही करती है और रेंतारो का दूसरा हाथ अपने बलून्स पे रख देती है और उससे कहती है कि बताओ हम दोनों में से किसका बड़ा है। ये देखकर रेंतारो की हालत खराब हो जाती है और वो नोज ब्लीडिंग के चलते बेहोश हो जाता है। तो वो दोनों रेंतारो को लेकर पानी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ हनाजो कहती है कि हमें इसे होश में लाने के लिए सीपीआर देना होगा और ये कहकर वो उसे सीपीआर देने लगती है, लेकिन वो सीपीआर देने की जगह उसे किस करने लग जाती है। ये देखकर एआई से रहा नहीं जाता और वो हनाजो को दूर हटाती है और खुद उसे सीपीआर देने लगती है, लेकिन वो भी उसे किस करने लग जाती है। भाई ये क्या चल रहा है। और इधर हम दूसरी तरफ सुजुका को देखते हैं जो कि फ्लोटिंग ट्यूब में घूमते घूमते अपनी टीम से दूर हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और वो सबसे मदद मांगने लगती है अपने मोबाइल के द्वारा, लेकिन कोई इसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी ट्यूब फट जाती है और वो एक छोटे से आइलैंड में फंस जाती है। दूसरी तरफ हनाजो और एआई को समझ आ चुका था कि वो इस तरीके से रेंतारो को नहीं बचा पाएंगे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी मेल लाइफ गार्ड को बुला के लाएंगे और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ठरकी लड़के छेड़ने लग जाते हैं। तभी एक लड़का हनाजो को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, पर एआई उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में उंगलियां घुसा देती है। ये देखकर उसके दोस्त गुस्से में उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। अभी सही समय पर रेंतारो उनके बीच में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो। उनमें से एक लड़का रेंतारो को बताता है कि कैसे एआई ने उनके दोस्तों की आंखों में अपनी उंगली घुसा दी, इसी के बदले वो इनमें से एक के साथ स्विमिंग करना चाहते हैं। इस पर रेंतारो उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन वो लोग इस बात को नजरअंदाज करते हुए रेंतारो से कहते हैं कि इन दोनों में से जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर रेंतारो कहता है कि ये दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, पर उन बंदों को रेंतारो की बात पर विश्वास नहीं होता और वो रेंतारो से कहते हैं अगर ऐसा है तो इन्हें तुम किस करके दिखाओ। लेकिन रेंतारो सबके सामने उन्हें किस करने के लिए हिचकिचा रहा होता है, पर हनाजो और एआई दोनों ही उसे किस करते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि वो दोनों ही रेंतारो की गर्लफ्रेंड्स हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आजकल के बच्चे इतने ठरकी हो गए हैं, और ये कहकर वो चले जाते हैं। यहाँ पर हनाजो रेंतारो से पूछती है कि आखिर तुम्हें होश कैसे आया और तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया। तभी हमें किंडा को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए रेंतारो के पास आ रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किंडा आराम से धूप सेक रही होती है। तभी उसकी नजर हनाजो और एआई पे पड़ती है जिसे कि वही बंदे परेशान कर रहे होते हैं, तो वो तुरंत रेंतारो को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि रेंतारो फर्श पर पड़ा हुआ है। उसे देखकर पहले किंडा डर जाती है और रोते हुए उससे कहती है कि तुम यहाँ पर पड़े हुए हो और हनाजो और एआई वहाँ पर मुसीबत में है। ये सुनते ही रेंतारो अचानक से खड़ा हो जाता है और भागते हुए उनकी ओर जाता है। अब प्रेजेंट में रेंतारो हनाजो को बचाने के लिए एआई से थैंक यू कहता है और डांटते हुए उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि तुम सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तभी इंडा पूछती है कि सुजुका कहाँ गई। इस पर हनाजो बताती है कि जब से हम लोग पूल से बाहर आए हैं तब से मैंने उसे देखा ही नहीं है। ये सुनकर रेंतारो काफी घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शायद सुजुका अभी भी पूल में है, और ये कहकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें सुजुका को दिखाया जाता है जिसके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है और वो डर के मारे रोने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि रेंतारो से ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया है, तो वो रेंतारो को बुलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसकी इतनी धीमी आवाज होती है कि कोई सुन ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन
रेंतारो ने इतनी शोर में भी उसकी आवाज सुन ली होती है और वो उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। फिर रेंतारो एक ब्रेक लेता है जहाँ पर वो किंडा के साथ बैठा होता है। रेंतारो किंडा से कहता है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया है, जब मैं हनाजो और एआई से बात कर रहा था तब तुम उन दोनों के बलून्स को देख रही थी। क्या उन्हें स्विमसूट में देखने के बाद तुम्हारा खुद पर से विश्वास हट गया है? इस पे किंडा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। तो रेंतारो कहता है अगर ऐसा है तो तुम लेमन जूस क्यों पी रही हो? यहीं पर किंडा फंस जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं उन दोनों जैसी नहीं बन सकती हूँ, ना मैं हनाजो और एआई जैसी फेमिनिन बन सकती हूँ और ना ही सुजुका जैसी क्यूट। तभी रेंतारो उससे खड़ा होने के लिए कहता है और उसके ऐसा करने के बाद रेंतारो उसका रेन सूट हटा देता है। इस पर किंडा शर्माते हुए उसको 2-3 चांटे मार देती है, लेकिन हमारा बंदा उसको देखता जाता है और उससे कहता है कि सही में तुम स्विम सूट में बहुत ज्यादा ही सुंदर दिख रही हो। इसमें किंडा बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है। तभी रेंतारो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसी दिखती हो या कैसी हो, मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स के अंदर अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं और उसी में मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। ये सुनकर किंडा बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद वो लोग पूल में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग खूब ज्यादा ही मस्ती करते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर किंडा और बाकी लड़कियां रेंतारो को लेकर कहीं जा रही होती हैं। तभी रास्ते में रेंतारो को एक लड़की दिखती है और जैसे ही उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है वैसे ही उन दोनों के शरीर में बिजली दौड़ने लगती है और रेंतारो को मिल जाती है उसकी 5th सोलमेट। लेकिन रेंतारो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही किंडा उसे खींचकर वहां से बाहर ले जाती है। फिर अगले दिन रेंतारो केमिस्ट्री लैब पहुंच जाता है अपनी 5th सोलमेट से मिलने के लिए, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती है। उसकी बजाय एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम कुसूरी होता है। यहाँ कुसूरी रेंतारो को एक चाय ऑफर करती है और अपनी मेडिसिन बनाने के लिए चली जाती है। रेंतारो उससे अपनी सोलमेट के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन रही होती है। फिर कुछ देर बाद कुसूरी उसे एक ह्यूमन मैग्नेटाइज मेडिसिन दिखाती है जो कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड में मौजूद आयरन को मैग्नेटाइज कर देती है। कुसूरी रेंतारो को इसे पीने के लिए मजबूर करती है और वो जैसे ही इसे पी लेता है तो उसकी बॉडी के आसपास जितनी भी मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं कुरुमी भी उस मेडिसिन का नेगेटिव पार्ट पी लेती है जिसकी वजह से वो रेंतारो से आकर चिपक जाती है। यहाँ कुरुमी रेंतारो से अलग होने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी मेडिसिन कुछ ज्यादा ही असरदार होती है, इसलिए वो अलग नहीं हो पाते हैं। कुरुमी उसे बताती है कि चिंता मत करो, 10 मिनट बाद अपने आप इस मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा और हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन तभी कुरुमी को टॉयलेट लगने लगती है और वो ये बात रेंतारो को बता देती है। तो रेंतारो घबरा जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहीं पर करोगी? जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, मैंने डायपर पहना हुआ है क्योंकि मुझे अक्सर एक्सपेरिमेंट के समय टॉयलेट आती रहती है, इसलिए मैं जाना पसंद नहीं करती, तो मैं डायपर पहन लेती हूँ। फिर 10 मिनट बाद उनके ऊपर से मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। रेंतारो कुसूरी से अपनी सोलमेट के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मन में कुसूरी के प्रति भावना विकसित होने लगती है। वो सोचता है कि मैं तो यहाँ अपनी सोलमेट को ढूंढने आया था, फिर मुझे इसको देखकर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? तभी कुसूरी उसे देखकर कहती है कि लगता है मेरे लव पोशन का असर स्टार्ट हो गया है। इस बात को सुनकर रेंतारो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो वो बताती है कि कुछ देर पहले मैंने जो तुम्हें एक चाय ऑफर की थी वो हकीकत में चाय नहीं थी, लव पोशन था जो कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था क्योंकि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है और अब तुम मुझे रिजेक्ट भी नहीं करोगे। और ये कहकर वो उसे प्रपोज कर देती है। जैसे ही वो रेंतारो की तरफ देखती है तो रेंतारो यहाँ पर पास ही में रखे हुए सिंक में उल्टी कर रहा होता है। इस चीज को देखकर कुसूरी रोने लगती है। अचानक से रेंतारो को कुछ हो जाता है और वो पैरालाइज होकर जमीन पे गिर जाता है। उसे देखकर कुसूरी समझ जाती है कि रेंतारो की बॉडी ने लव पोशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उसे ठीक करने के लिए अपनी जेब में से एक एंटीडोट निकालती है। वो उसे पिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो पिला नहीं पा रही होती है, तो वो समझ जाती है कि अब उसे अपने मुंह में भर के उसे किस करना होगा। तो वो ऐसा ही करती है और उसे किस करके एंटीडोट पिला देती है। इससे रेंतारो वापस से ठीक हो जाता है, लेकिन कुसूरी उदास होती है और कहती है कि लव पोशन का असर खत्म हो गया है। इस पर रेंतारो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो तुम अभी भी बहुत ज्यादा ही क्यूट लगती हो। इस चीज को सुन के वो ब्लश करने लगती है और वापस से झुकते हुए रेंतारो को प्रपोज कर देती है। रेंतारो उससे कहता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, अपना सर उठाओ। जैसे ही वो अपना सर उठाती है तो रेंतारो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि कुसूरी वही लड़की होती है जिसे कि रेंतारो ने कल देखा होता है और वही उसकी 5th गर्लफ्रेंड भी होती है। कुसूरी उसे बताती है कि एक इमोर्टलिटी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से
उसकी उम्र छोटी हो गई और वो इसी बॉडी में फंस के रह गई है। जब वो एंटीडोट पीती है तो वो सिर्फ अपने ओरिजिनल बॉडी में 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती है। लेकिन वैसे भी मुझे अपनी छोटी वाली बॉडी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और काम करते समय मेरे बड़े से बाल भी सामने नहीं आते हैं। ये सब जानने के बाद रेंतारो सोचता है कि ये तो मुझसे भी बड़ी है और वो खुद उसके सामने झुक के उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर कुसूरी खुश हो जाती है और रेंतारो को गले से लगा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेंतारो कुसूरी को अपनी महिला मंडली से मिलवाने जाता है। उसे देख के किंडा की तो वही हालत रहती है कि भाई ये कितनी गर्लफ्रेंड्स को लाएगा, बता दे पहले ही से। अब उन लोगों की मजबूरी होती है तो उसे भी वो लोग अपनी टीम में शामिल कर देते हैं। यहाँ पर कुसूरी उन लोगों को खुश करने के लिए कुछ चाय बना के लाई होती है तो वही वहाँ पर रख देती है। तभी उसे टॉयलेट लगाती है तो वो उनसे कहती है कि मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ, और जाने से पहले वो उन्हें बताती है कि वहाँ पर जो 2 थर्मस है उनमें से एक रेंतारो का है और दूसरा बाकी सारी लड़कियों का। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हनाजो जब देखती है तो उसमें से एक थर्मस बड़ा होता है और एक छोटा, तो उसे लगता है कि बड़ा वाला शायद हम लोगों के लिए है, तो वो चाय को सर्व कर देती है। जब थोड़ी देर बाद कुसूरी वापस आती है और अपनी चाय पीती है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि ये तो गलत चाय है और वो सबको पीने से रोकती है। लेकिन देर हो जाती है और वो सब लोग एक एक सिप पी चुके होते हैं। उसे ऐसा करते हुए देखकर रेंतारो उससे पूछता है कि क्यों रोक रही हो तुम? तो वो बताती है कि इन लोगों ने गलत चाय पी ली है। मैंने जो बड़े थर्मस में वो तुम्हारे लिए चाय बनाई थी, उसमें एक किसिंग पोशन था कि अगर तुम पी लोगे तो तुम मुझे किस करने लग जाओगे, लेकिन इन्होंने गलत चाय पी ली। इस पे वो कहता है अरे ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें किस करने के लिए कोई भी पोशन की जरूरत ही नहीं है। और ये कहकर वो दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से किंडा अजीब तरीके से कुसूरी को पकड़ लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं चारों की चारी जो लड़कियां होती है वो ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करने लग जाती है। यहाँ पर कुसूरी से हमें पता चलता है कि उसने जो किसिंग पोशन बनाया था उसका साइड इफेक्ट इन चारों लड़कियों के ऊपर हो चुका है और अब ये एक किसिंग ज़ॉम्बी बन चुकी है जो कि रेंतारो को किस करने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर रेंतारो उन लोगों से बचने के लिए छत से बाहर भागता है। कुसूरी उसे बताती है कि अगर हमें इन्हें ठीक करना है तो वापस से मुझे एंटीडोट बनाना होगा, इसके लिए मुझे केमिस्ट्री लैब चलना होगा। तो वो लोग केमिस्ट्री लैब की तरफ भागते हैं। वहाँ पर जाते हुए रेंतारो सोच रहा होता है कि हमें कैसे भी करके इन्हें स्लो करना होगा। तभी कुसूरी एक लिक्विड निकालती है और बताती है कि ये एक एसिड है, अगर हम इन पे डालेंगे तो इनका चेहरा जलने लगेगा। ये सुनकर रेंतारो उससे मना कर देता है और कहता है कि इसका यूज हम किसी पे नहीं करेंगे। और फिर वो लोग केमिस्ट्री लैब की तरफ भागने लगते हैं। अब वो कॉरिडोर में भाग रहे थे तो वाइस प्रिंसिपल का आना तो तय था और वो उनके पीछे भी आ जाती है। वाइस प्रिंसिपल को देखकर कुसूरी डर जाती है और अपने हाथ में जो एसिड पकड़े होते हैं वो उनके मुंह पे फेंक के मार देती है, जिससे कि उनका चेहरा जलने लगता है और वो उन दोनों को छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पर एआई दोनों गर्लफ्रेंड्स को अलग होने का ऑर्डर देती है ताकि वो आगे जाके रेंतारो को पकड़ सके। इधर रेंतारो और कुसूरी भी यही चाल चलते हैं और वो दोनों ही अलग होके केमिस्ट्री लैब की तरफ जाने लगते हैं। कुसूरी से अलग होने के बाद रेंतारो देखता है कि उसके पीछे सिर्फ सुजुका ही भाग रही है, लेकिन सुजुका थोड़ी स्लो होती है तो वो सोचता है कि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मैं जल्दी से केमिस्ट्री लैब तक पहुंच जाऊंगा। वो तेजी से भागने लगता है, तभी अचानक से सुजुका जमीन पे गिर जाती है। इसे देखकर हमारा बंदा घबरा जाता है और सुजुका को गोद में उठा के नर्स ऑफिस तक ले जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि नर्स ऑफिस तो बंद हो चुका है, तो उसे खुद ही उसकी पट्टी करनी पड़ती है। यहाँ पर वो भूल जाता है कि सुजुका भी एक किसिंग ज़ॉम्बी है। जब तक उसे याद आता है तब तक सुजुका उसे पकड़ती है और बेड में लिटा देती है और उसके ऊपर चढ़ के बस किस 3 बना देती है, मतलब उसे किस करने लगती है। यहाँ पर हमारे बंदे के भी अरमान खड़े होने लगते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में ओरिजिनल सुजुका को याद करता है और फिर उस सुजुका को रोक के उसे उठा के एक हैंगर में टांग के वहाँ से चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल से निकल के बाहर जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात हनाजो और किंडा से होती है जो कि उसी की तरफ आ रही होती है। तो वो भागते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर किंडा एक अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है और वो हनाजो को अपने ऊपर उठा के गोल गोल घुमा के रेंतारो की तरफ फेंकती है, जिससे कि वो रेंतारो को पकड़ लेती है और फिर वो दोनों ही बारी बारी से रेंतारो के साथ दुष्कर्म करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सावधान रहे, सतर्क रहे। और फिर उन दोनों के बीच में रेंतारो को लेकर लड़ाई होने लगती है। इस चीज को देख के रेंतारो समझ जाता है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे और इसी चीज का फायदा उठा के रेंतारो उन दोनों को ही आपस में किस करवा देता है। मतलब भाई ये भी देखना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर रेंतारो भी उन दोनों को मजे लेते हुए देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि भाई उसे काम करने जाना है,
तो उन्हें वो छोड़ता है और केमिस्ट्री लैब की तरफ भागता है। वो केमिस्ट्री लैब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो केमिस्ट्री लैब का दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर देखने को मिलती है एआई, जो कि उसी का इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर वो डर जाता है और जल्दी से पास में रखे हुए कैबिनेट के अंदर जाके छुप जाता है। वहीं पर उसे कुसूरी भी मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तभी कुसूरी उसे बताती है कि ऐसी इमरजेंसी के लिए मैं हमेशा एक एंटीडोट अपने पास रखती हूँ, और ये कहकर वो अपना एंटीडोट निकाल देती है। उसे देखकर हमारा बंदा राहत की सांस लेता है और सोचता है कि इस एंटीडोट को हम अगर एआई को पिलाएंगे तो वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो देखता है कि कुसूरी खुद उस एंटीडोट को पी रही है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो एंटीडोट जमीन में गिर के वेस्ट हो जाता है। इसे देखकर कुसूरी उससे पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रेंतारो कहता है कि मुझे लगा ये हम एआई को देने वाले हैं। इस पे वो हैरान हो गए, कहते हैं कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तभी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और उसके दिमाग में अचानक से एक प्लान आ जाता है और वो कहता है कि एआई को मेरे ओरिजिनल फॉर्म के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए मैं उसके पास जाऊंगी और उसे बांध दूंगी, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वो ये कह के एआई के पास जाती है, लेकिन वो उसे बांध पाती उससे पहले ही वो अपना इंट्रोडक्शन देने के चक्कर में उसे अपना नाम बता देती है और एआई उसे उसी के जाल में बांध देती है। इस चीज को देख के रेंतारो परेशान हो जाता है। तभी वो जमीन में पड़े हुए एंटीडोट को देखता है और उसे एक प्लान आता है और वो जल्दी से कैबिनेट से निकल के दूसरी साइड भागने लगता है। उसे एआई नोटिस कर लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। रेंतारो यहाँ पर एक स्टोर रूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेता है, लेकिन एआई उसको तोड़ देती है और उसके अंदर चली जाती है। यहाँ पर इतना भागम भागी की वजह से रेंतारो बहुत ज्यादा ही थक जाता है और जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पर एआई उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाती है। तभी पीछे से कुसूरी आती है और उसके मुंह में एंटीडोट डाल देती है, जिसकी वजह से एआई वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें रेंतारो के प्लान के बारे में पता चलता है कि वो एआई को केमिस्ट्री लैब से दूर ले जाना चाहता था, ताकि कुसूरी अपने वापस से चाइल्ड फॉर्म में आ जाए और रस्सी से छूट के केमिस्ट्री लैब में चली जाए। यहाँ पर कुसूरी ने बहुत सारा एंटीडोट बना लिया होता है, तो वो बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स को भी ठीक कर देते हैं। फिर कुसूरी रोते हुए सभी लड़कियों से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी मेडिसिन की वजह से हुआ है। रेंतारो उससे कहता है कि भले ही ये तब तुम्हारी मेडिसिन की वजह से हुआ है, लेकिन ये सब ठीक भी तुम्हारी मेडिसिन की वजह से हुआ है, इसीलिए उन्हें तुम दोष मत दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन से कितना ज्यादा ही प्यार है, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार है। ये चीज सुन के कुसूरी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और रेंतारो को गले लगा के किस कर लेती है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रेंतारो और उसकी गर्लफ्रेंड्स लवजोना फ्लावर पार्क में आए होते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि इस पार्क में बुके टॉस कॉम्पिटिशन हो रहा है, जिसमें जीतने वाले कपल्स को वेडिंग ड्रेस पहनाई जाएगी और उनकी फोटो खींची जाएगी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड हानाजो होती है, क्योंकि उसका बचपन का सपना था कि वो एक बार वेडिंग ड्रेस पहने। इसीलिए वो सभी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर होस्ट उन्हें रूल बताता है कि इस गेम में किसी भी प्रकार की वायलेंस नहीं की जाएगी, और उसी के साथ साथ वो इस गेम के होस्ट को भी बताता है, जो कि और कोई नहीं वाइस प्रिंसिपल होती है, जो कि बुके को भी उछालेगी। और यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और वाइस प्रिंसिपल अपना पूरा जोश लगा के आसमान की तरफ बुके उछाल देती हैं और लोगों की भीड़ उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है। यहाँ पर रेंतारो की टीम भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी रेंतारो को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि एक बहुत खतरनाक लड़की लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसे देखकर जो होस्ट होता है वो भी डर जाता है, क्योंकि लड़की इतनी खतरनाक दिख रही होती है, इसीलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहता है। रेंतारो देखता है कि एक आदमी हनाजो से टकराने वाला है, लेकिन बीच में किंडा आकर हनाजो को बचा लेती है और वो खुद उस लड़की को रोकने में लग जाती है। इधर उस लड़की के टीममेट एक स्पेशल मूव का यूज करते हैं, जिससे कि वो बुके उन्हीं की तरफ आने लगता है। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर सुजुका आ जाती है और उस बुके को पकड़ लेती है, लेकिन बुके पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ से तावल छूट जाता है और वो जमीन की तरफ गिरने लगती है। उसे गिरता हुआ देखकर एआई, हनाजो और कुसूरी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुजुका उसके बलून्स पे बाउंस कर जाती है और सही समय पे रेंतारो उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ वो लोग इस टूर्नामेंट को जीत भी जाते हैं। यहाँ पर हनाजो का सपना होता है कि वो वेडिंग ड्रेस पहन के रेंतारो के साथ फोटो खिंचवाए, तो वो लोग उसे चांस देते हैं और फिर वो दोनों ही वेडिंग ड्रेस पहन के पूरे ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद हनाजो रेंतारो को थैंक यू कहती है उसका सपना पूरा करने के लिए, और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी एक और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, जिसपे खुशी खुशी हमारा बंदा हाँ कह देता है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो। इस चीज को सुन के रेंतारो शॉक हो जाता
होता है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेंतारो ड्रेसिंग रूम में होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर हनाजो ने उससे ऐसा क्यों कहा। ड्रेस चेंज करने के बाद वो हनाजो को ढूंढने लग जाता है। तभी एक लड़की उससे बताती है कि हनाजो ड्रेस चेंज करने के तुरंत बाद एक गाड़ी में बैठकर चली गई। इस चीज को सुनने के बाद रेंतारो हनाजो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो हनाजो के घर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रेंतारो हनाजो के घर के बाहर खड़ा होता है और वो इतने बड़े घर को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। तभी वो हनाजो को खिड़की पर खड़ा हुआ देखता है तो रेंतारो उसे बुलाने की कोशिश करता है। जैसे ही हनाजो उसे देखती है वो रेंतारो को चुप रहने के लिए कहती है और तभी उसकी तेज आवाज सुनकर वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर रेंतारो सही समय पर छुप जाता है। गार्ड के जाने के बाद हनाजो रेंतारो को कॉल करती है और बताती है कि मैंने अपनी मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन उन्हें हमारी रिलेशनशिप से ऐतराज है, इसीलिए वो कल मुझे कहीं और ले जा रही है पढ़ाने के लिए। प्लीज मुझे भूल जाओ। इस पर रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। तभी हनाजो के पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और खिड़की का पर्दा लगा के हनाजो से फोन को छीन के रेंतारो से बात करने लगती है और कहती है कि उसे भूल जाओ, वरना मुझे पता है कि तुम किस तरीके से भूलोगे। तुम एक कीड़े के समान हो और मैं तुम्हें कुचलना अच्छे तरीके से जानती हूँ। यहाँ पर रेंतारो उनसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो कॉल काट देती हैं। तो रेंतारो चिल्ला के उनसे बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उसे पकड़ के वहाँ से भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि रेंतारो उदास होकर अपने घर की ओर आ रहा होता है और सोचता है कि मैं अपनी सोलमेट को भी नहीं बचा सकता हूँ, मैं कितना ज्यादा ही लाचार हूँ। और वो इन सब का दोष अपने ही आप को देने लगता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक 4 लीफ फ्लावर आ जाता है। उसे देखकर उसे याद आता है कि जब वो पहली बार हनाजो से मिला था तो उसने 4 लीफ फ्लावर देके ही उसे प्रपोज किया था। तो वो वापस से जोश में आता है और कहता है कि मैं उसे बचा के रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि उसने अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को एक पार्क में बुलाया होता है और वो हनाजो के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। इस पे वो कहते हैं कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हनाजो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी दोस्त है। इसी के साथ पूरी गर्लफ्रेंड्स की टीम हनाजो को बचाने के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग गार्ड से बचते बचाते हनाजो के घर के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर एक खतरनाक डॉग पहरेदारी कर रहा होता है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वो वापस से गार्डन में आ जाते हैं। लेकिन तभी रेंतारो नोटिस करता है कि सुजुका तो उनके साथ है ही नहीं, तो वो वापस से एंट्रेंस पे जाता है और वो देखता है कि सुजुका डर के मारे उस डॉग के सामने ही बैठ गई होती है। यहाँ पर रेंतारो उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एआई उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो गार्ड्स तुम्हारी आवाज सुन लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। इधर सुजुका की डर के मारे हालत खराब होती है, फिर भी वो हिम्मत जुटा के अपने आप को सेक्रीफाइस करने की सोचती है और वहीं पर लेट जाती है। लेकिन डॉग उसके पास आता है और उसे चाटने लगता है। ये देखकर रेंतारो बहुत शॉक होता है। तो एआई उसे बताती है कि डॉग की एक खासियत होती है कि वो अपने से कमजोर लोगों को हमेशा बचाने की ट्राई करते हैं। इसके बाद वो लोग सुजुका को लेकर घर के अंदर जाते हैं। आगे पहुँचने पर वो एक हॉलवे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही एक अलार्म बज जाता है, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं और गार्ड्स के आने के पहले ही वो एक रूम में जाके छुप जाते हैं। गार्ड जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर एक बिल्ली को पाते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद बिल्ली ही लेजर लाइट के सामने आ गई होगी, इसीलिए अलार्म बज गया है। इसीलिए वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर रेंतारो की टीम को पता चल जाता है कि इस हॉलवे में लेजर लाइट लगी हुई है और उन्हें लगता है कि अब वो आगे नहीं जा सकते। लेकिन कुसूरी एक मेडिसिन निकालती है जिसे कि अपनी आंखों में डालने से आप लेजर लाइट को देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर भी रेंतारो उस ड्रॉप को अपनी आंखों में डाल लेता है, जिसकी वजह से उसे लेजर लाइट साफ साफ दिखने लगती है और वो उन्हें बताता है कि पूरे रूम में ही लेजर लाइट लगी हुई है। लेकिन जब वो अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि छत पे तो लेजर लाइट लगी नहीं है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लेजर के ऊपर से जाएंगे। तो किंडा और रेंतारो एक दूसरे को कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं और दीवार के सहारे लेजर के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग हानाजुआ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें हानाजुआ का रूम भी मिल जाता है और किंडा उसके रूम का दरवाजा जैसे ही खोलती है तो उसे हानाजुआ रोते हुए दिखती है। तभी अचानक से वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, जिसे सुन के वो लोग डर जाते हैं और रेंतारो जल्दी से हानाजुआ से कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन किंडा उसे रोक लेती है और कहती है कि हम पकड़े जा चुके हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर हानाजुआ की मॉम आती है और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें हानाजुआ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही रो रही होती है और सोच रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगी रेंतारो के ऊपर मुसीबत आती रहेगी। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें हानाजुआ की मॉम को दिखाया जाता है जो कि रेंतारो से कहती
कहती है कि तुम मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। इस पर रंतारो कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इस चीज को सुन के हकारी है वो कहती है कि मेरे ऊपर तुम्हारी इतनी मीठी मीठी बातों का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें पता है मैंने अपनी बेटी को कितनी मुश्किलों का सामना करके पाला है। और वो बताती हैं कि जब वो 13 साल की थी तब उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, क्योंकि उनके पिता को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कि कोई भी इलाज नहीं था। इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियली हानाजुआ को जन्म दिया। और वो जानती है कि हानाजुआ उसी की तरह है, अगर वो किसी से प्यार करती है तो वो पूरी तरीके से उसी में खो जाती है। और वो नहीं चाहती है कि उनकी बेटी का भी कुछ ऐसा ही हाल हो जैसा कि उनका हो रहा है। इसीलिए वो हानाजुआ को रंतारो से दूर करना चाहती हैं। ये सुन के रंतारो रोने लगता है और कहता है कि आपने कितनी ज्यादा दिक्कतें सह के अपनी बेटी को पाला है। और जब वो रो रहा होता है उसकी वजह से उसके आंखों में जो ड्रॉप डला होता है वो भी निकल जाता है और रंतारो को अब साफ साफ दिखने लगता है। और जैसे ही रंतारो हाहारी की तरफ देखता है तभी उन दोनों को झटका लगता है। इसका मतलब ये है रंतारो की 6 सोलमेट उसी की गर्लफ्रेंड की मम्मी है। यहाँ पर हाहारी को जैसे ही एहसास होता है तो वो रंतारो को प्रपोज कर देती है। इस चीज को सुन के किंडा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये लड़की पागल हो गई है क्या। और जैसे ही उसकी नजर रंतारो पे पड़ती है तब वो देखते हैं कि रंतारो भी उसके प्यार में पागल हो चुका है। तो वो उससे कहती है अबे तू पागल है क्या, ये तेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी है, इसकी तो लिहाज कर ले। जब उन लोगों का प्यार मोहब्बत का मैटर चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक मेड आती है और उन लोगों को बताती है कि हानाजुआ खिड़की से कूदने की धमकी दे रही है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए किंडा हाहारी की गर्दन पकड़ लेती है और रंतारो से कहती है कि जल्दी से जाओ और हानाजुआ को बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। तो रंतारो जल्दी से हानाजुआ की रूम की तरफ दौड़ता है। इधर हम हानाजुआ को देखते हैं जो कि खिड़की पे खड़ी होती है और गार्ड से कह रही होती है कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तभी वहाँ पर रंतारो आ जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती है कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी मॉम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी, इसीलिए मुझे जाने दो। जिस पे वो कहता है कि नहीं, अगर तुम ही चली जाओगी तो मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा, इसीलिए प्लीज वापस आ जाओ। ये सुनकर हानाजुआ शांत हो जाती है और फिर वो जैसे ही अपनी छत से नीचे देखती है तो उसे ऊंचाई से डर लगने लगता है और उसके पैर कांपने लगते हैं, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लग जाती है। पर सही समय पे रंतारो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ हानाजुआ रंतारो से कहती है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम भी मेरे साथ नीचे गिर जाओगे। इस पर रंतारो कहता है कि अब मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर किंडा और हाहारी आ जाते हैं जो कि उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक से हानाजुआ और रंतारो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। इधर किंडा और हाहारी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है। यहाँ पर रंतारो हानाजुआ को अपनी तरफ खींचता है और उसे बचाने का वादा करते हुए दीवार में लात मार के पूल में कूदने की कोशिश करता है। जब वो पूल में कूद जाते हैं तो एआई कुसूरी और सुजुका उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाते हैं। यहाँ पर एआई उन दोनों को बचा लेती है लेकिन कुसूरी को सुजुका ही को बचाना पड़ता है क्योंकि सुजुका भूल चुकी होती है कि उसे तो तैरना ही नहीं आता है। तभी वहाँ पर किंडा और हाहारी भी पहुंच जाते हैं और किंडा गुस्से में आकर हानाजुआ को चाटा मारती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जिससे कि वो रोने लगती है। इधर हाहारी को भी एहसास हो जाता है कि सही में रंतारो उसकी बेटी से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी बेटी को बचाना सही समझा। और वो झुक के रंतारो से माफी मांगती है लेकिन रंतारो 2 बॉल पे छक्का मारने वाला व्यक्ति ठहरा, इसीलिए वो हाहारी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपका भी ध्यान रखना चाहता हूँ उसी की तरह, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों को ही प्यार दूँ, इतना प्यार दूँ कि आप सह ना पाएं। जिस पे वो ब्लश करते हुए कहती हैं क्या ये मेरे प्रपोजल का आंसर है। जिस पे वो कहता है हाँ। और उन दोनों की इन कन्वर्सेशन को सुन के हानाजुआ कहती है क्या मेरी मॉम ने मेरे बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया, ऐसा क्यों किया आपने। तो बताती हैं कि रंतारो बहुत ज्यादा ही क्यूट है और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब वो मेरे बॉल्स के साथ खेलता है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हानाजुआ सब लोगों को अपनी हवेली में इनवाइट करती है यहीं पर रहने के लिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है। इसके बाद वो सारी महिला मंडली नहाने चली जाती है और मस्त तरीके से नहाती हैं। नहाने के बाद वो लोग पजामा पार्टी करने का प्लान बनाते हैं जिसमें कि वो लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और सुजुका और कुसूरी रंतारो को किस करते हैं जिससे कि उसकी आत्मा हवा में उड़ने लगती है। ये चीज देख के हाहारी के अरमान खड़े होने लगते हैं और वो अपने अरमानों को शांत करने के लिए कमरे से बाहर जाने लगती है। तो रंतारो भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। मतलब क्या होने वाला है। तभी रास्ते में हाहारी रंतारो को पकड़ लेती है और कहती है कि अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा और वो उसे अपने कमरे में इनवाइट करती है। और फिर हमारा रंतारो अब बच्चे से मर्द बनने की प्रक्रिया में लग जाता है। इधर बाकी लड़कियां कार्ड्स खेल रही होती हैं
तभी हानाजुआ सोचती है कि इतनी देर हो गई है, मेरी मॉम और रंतारो आए क्यों नहीं है, कहीं मेरी मॉम रंतारो के साथ कुछ कर तो नहीं रही है। तो वो सारी लड़कियां हाहारी के रूम में पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो रूम का डोर खोलती हैं तो हम देखते हैं कि रंतारो ने लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं और उसकी मॉम बड़े खुश होते हुए कह रही होती है कि इससे ज्यादा क्यूट मैंने कोई चीज नहीं देखी। मतलब हकीकत में ये हो रहा था। और यहाँ पर सब लोग रंतारो को ऐसा देख के बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रहे होते हैं। रंतारो बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उन्हें लगता है कि शर्मिंदगी के मारे रंतारो मर चुका है, तो वो लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। तभी हाहारी को रंतारो को जगाने का प्लान आता है और वो एआई को दूसरे कमरे में ले जाती है। 5 मिनट बाद जब वो वापस आती है तो उसने प्रिंस वाले कपड़े पहने होते हैं। मतलब उसका ये प्लान होता है कि एआई रंतारो को किस करेगी और वो वापस से होश में आ जाएगा। तो वो ऐसा ही करती है और रंतारो को किस करती है, जिससे कि रंतारो सही में होश में भी आ जाता है और फिर पूरी रात मस्ती करते हैं और फिर बाद में वो लोग आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन रंतारो और उसकी बाकी गर्लफ्रेंड हाहारी के घर को छोड़ के अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाता हुआ देख के हाहारी बहुत ज्यादा ही उदास होती है। इसीलिए वो रंतारो के पूरे स्कूल को ही खरीद लेती है और वो वहाँ की हेडमास्टर बन जाती है। रंतारो यहाँ पर अपनी स्कूल ड्रेस पहन के हाहारी से मिलने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हाहारी तो स्कूल गई है। तो वो भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जाता है और जब वो स्कूल जा रहा होता है तो हमें रंतारो की होने वाली सारी गर्लफ्रेंड्स को फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया जाता है। और इसी के साथ 100 गर्लफ्रेंड्स रियली रियली लव यू का सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबा हमारी फैमिली में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।